दोस्तों आप में से बहुत सारे छात्र हैं जो कि सेंट्रल एग्जाम को लेकर बोर्ड एग्जाम को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में है, तनाव में है। देखिए एक बात आपको बताते हैं, बोर्ड एग्जाम जो है वो तो आपका होना ही है। अब सेंट्रल एग्जाम क्यों लिया जाता है? आप लोग बिना मतलब का टेंशन ले रहे हैं, इससे दोस्तों आपको बहुत ज्यादा परिणाम जो है इसका बहुत ज्यादा बुरा होगा। क्योंकि दोस्तों सेंट्रल एग्जाम सिर्फ आप लोगों के लिए है। सबसे पहला बेनिफिट इसमें यह है कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, आप कितना पानी में है, आपकी तैयारी कैसी है, आपको तैयारी कितना करना चाहिए, इससे आपको यह पता चलेगा। सबसे पहली बात। दूसरी बात आपको यह पता चलेगा, अगर दोस्तों बाई चांस ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, कोविड आ जाता है, कोई कोरोना वगैरह कुछ आ जाता है, तो आपका सेंट्रल एग्जाम से ही आपका मार्क्स का जो है पूरा एकदम ब्यौरा दिया जाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए सेंट्रल एग्जाम का। आप लोग इधर उधर बिल्कुल भी मत भटकिए, मैं आपको प्लीज बता रहा हूं। आप लोग सेंट्रल एग्जाम को एक प्रकार का बोर्ड एग्जाम समझिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए, एक एक सब्जेक्ट को देखिए, और प्लीज जो जो मैं कराता हूं सभी चीज को देखिए, तभी आपका सेंट्रल एग्जाम में मार्क्स अच्छा आएगा। और अगर बाई चांस बोर्ड एग्जाम नहीं होता तो सेंट्रल एग्जाम से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि मार्क्स दिया जाएगा। इसलिए प्लीज आप लोग सेंट्रल एग्जाम को एक प्रकार का इंपॉर्टेंस दे, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आज सेट 3 है, जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं, ये सेट 3 है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बहुत मजे के साथ सेट 1 सेट 2 को कवर कर लिया है। फिजिक्स का, बायोलॉजी का भी चल रहा है, केमिस्ट्री का भी चल रहा है। आप लोग सभी सेट को जरूर देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक स्टेट कूलम बराबर डैश कूलम, यानी कि एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपकी बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 10 पे पावर माइनस 9। क्या हो जाएगा? 1/3 इंटू 10 पे पावर माइनस 9। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धातु का पैरावैद्युतांक होता है, धातु का पैरावैद्युतांक होता है। आप लोग एक एक क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करेंगे प्लीज ईमानदारी से, और जो क्वेश्चन नहीं बने उसको नोट करके बार बार रिवीजन करेंगे। धातु का पैरावैद्युतांक होता है 0 अल्फा 1 -1। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों अल्फा। जी हां, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्फा। तो धातु का पैरावैद्युतांक होता है अल्फा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, 1 फैराडे बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री में भी पूछा गया और फिजिक्स में भी। ठीक है, बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 96,500 कूलम। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो 1 फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरचॉफ का नियम जो है, इंग्लिश में किरचॉफ बोलते हैं, तो किरचॉफ का जो नियम है वो निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, या फिर विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र। तो किरचॉफ का जो नियम है निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर, 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम पर जूल, या फिर 1 जूल कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 वोल्ट बराबर होता है, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 1 जूल पर कूलम। कभी कभी जूल पर कूलम को जो है जे बाटा सी में लिखा जाता है, या फिर JC-1। तो जैसे भी हो आप ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल पर कूलम। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, तो क्या व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा? देखिए एक 12 ओम का प्रतिरोध का एक तार है, अब एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है, तो व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध जो है वो कितना होगा? 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम, 12 ओम। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा 3 ओम। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? व्यास के किनारों के बीच का जो प्रतिरोध है वो 3 ओम होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर। एक मेरा सजेशन आपको फिर से वही रहेगा, आपको प्लीज न्यूमेरिकल पहले नहीं बनाया है, पहले आपको वो क्वेश्चन बनाना है जो क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व हो जाए। प्लीज लास्ट में जब क्वेश्चन पूरा नहीं होगा, जैसे कि आपको टोटल 35 क्वेश्चन बनाना है, जब नहीं होगा तब फिर आपको न्यूमेरिकल को बनाना है। ठीक है, इस चीज को प्लीज आप लोग दिमाग में रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन करते चुंबक का आवर्तकाल बढ़ता है, घटता है, नहीं बदलता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल है वो क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन करने के बाद दोलन करते चुंबक का जो आवर्तकाल है वो क्या होता है? घटता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखेंगे आप लोग। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्रों के बीच का जो कालांतर होता है वो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि π/2, या फिर पाई यानी कि 180 डिग्री, या फिर कुछ भी नहीं? तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र, एक विद्युत और एक चुंबक, इन दोनों के बीच का जो कालांतर होता है वो कितना होता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, π/2। जी हाँ, तो विद्युत क्षेत्र हो गया
और एक चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इन दोनों के बीच का जो कालांतर होता है विद्युत चुंबकीय तरंग में π/2 यानी कि 90 डिग्री का होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 यदि प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत वाहक बल, क्या है, एक प्रत्यावर्ती धारा है और एक विद्युत वाहक बल है। मैं एक बार कलर को चेंज कर लेता हूं क्योंकि कलर थोड़ा सा हम लोग मुझे लग रहा है डिसमैच है। ठीक है, देखिए यहां पर आप लोग, यदि प्रत्यावर्ती धारा और एक विद्युत वाहक बल के बीच का जो कोण है वो फाई कोण है, कालांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान क्या होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा और एक विद्युत वाहक बल का बीच का कोण दिया हुआ फाई, अब इन दोनों के कालांतर जो है वो क्या होगा। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोण अगर फाई रहेगा तो ऑप्शन में फाई ढूंढना है, यहाँ पर अगर थीटा रहेगा तो आपको ऑप्शन में थीटा ढूंढना है। ये चीज ढूंढने के बाद इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा कोस फाई। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन डी कोस फाई। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखेंगे आप लोग क्वेश्चन को, 1 सेकंड में इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की अवस्था में धारा और विद्युत वाहक, एक धारा और एक विद्युत वाहक बल, इन दोनों के बीच का जो कालांतर होता है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वो कितना होता है, कितना डिग्री का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा 0। जी हाँ, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कई बार एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रतिघात का मात्रक है ओम, महो या फिर फैराडे या फिर एम्पियर। ओम का उल्टा महो होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रतिघात का मात्रक। जी हाँ, इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए ओम। 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए ओम। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 तप्त तथा एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का उच्चतम माप को मापता है, उच्चतम मान को या फिर औसतम मान को, मूल औसत वर्ग मान को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तप्त तार एमीटर जो है वो प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मूल औसत वर्ग मान। क्या होता है, मूल औसत वर्ग मान को तप्त तार एमीटर मापता है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल औसत वर्ग मान को तप्त तार एमीटर मापता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 आभासी धारा होती है √2 गुना शिखर धारा या फिर शिखर धारा बटा √2। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाएंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। यही क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है, आभासी धारा जो होती है उसका सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ रहा है। बिल्कुल 13 का जो राइट आंसर है, बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा शिखर बटा √2। क्या हो जाएगा, शिखर धारा बटा √2। तो ये होता है आभासी धारा का एक प्रकार का आभासी धारा, यही होता है शिखर धारा बटा √2। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर प्रत्यावर्ती धारा के मूल मध्य वर्ग मान और इसके शिखर का मान अनुपात होता है। यानी कि प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान और इसके शिखर मान का अनुपात होता है √2, 1/√2, 1/2, 2√2। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 और इसका राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 1/√2। तो प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग का जो मान इसके शिखर मान का कितना अनुपात होता है, 1/√2 अनुपात होता है। ठीक है, अब देखिए दूसरे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गामा किरणों की तरह होता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें, कैथोड किरणें, एक्स किरणें। तो गामा किरणों की तरह कौन सा किरणें होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी एक्स किरणें। जी हाँ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, एक्स किरणें। एक बार चेक कर लेते हैं, वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण जो है वो सबसे अधिकतम है, यानी कि सबसे ज्यादा है क्रांतिक कोण। तो उस समय कब होगा ये चीज, जब किरण क्या होगी, कांच से पानी में जाएगी, कांच से वायु में जाएगी, या फिर हीरे से वायु में, या फिर पानी से वायु में। तो आपको सिंपली यहाँ पर विरल और सघन को देखना है। किसको किसको, विरल और सघन। अब कांच और पानी में देखेंगे तो कांच जो है वो सघन है, पानी विरल है। कांच जो है यहाँ पर सघन है, पानी हवा विरल है। हीरे जो है यहाँ पर सघन है, हवा विरल है। ये पानी जो है यहाँ पर सघन है और यहाँ वायु यानी कि हवा जो है विरल है। तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कांच से पानी में। जी हाँ, क्योंकि हर जगह वायु 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 है, हर जगह विरल 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 है, लेकिन कांच से पानी जो एक प्रकार का अलग प्रश्न है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अधिकतम होगा जबकि किरण जाती है कांच से पानी में, तभी ये अधिकतम होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है। किरण की मुड़ने को क्या कहा जाता है, यानी कि जब एक माध्यम से मान लेते हैं अगर वो विरल से, क्योंकि यहाँ पर मुड़ने की क्रिया है। अब ये नहीं कह रहा कि किधर मुड़ रहा है, झुक रहा है या फिर ऊपर। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर अगर बताऊं, जैसे कि एक किरण है ये आ रही है, तो अगर इधर मुड़ जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये विरल से सघन में जा रहा है। अगर ये थोड़ा सीधा जाता ऊपर मुड़ता तो फिर क्या हो जाता है, ये विरल से सघन में जा रहा है, तो मतलब कि सघन से विरल में जा रहा है। ठीक है, तो अगर मुड़ेगा अगर इसके तो और किसकी ओर, अभिलंब की ओर। अगर अभिलंब की ओर मुड़ता है तो इसका मतलब है कि वो विरल से
सघन की ओर जा रहा है। वहीं पे अगर अभिलंब से दूर जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सघन से विरल में जा रहा है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, इसको ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। तो यहां पूछ रहा है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? व्यक्तिकरण, वन विक्षेपण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बिल्कुल इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका अपवर्तन, ऑप्शन सी। तो प्रकाश के मुड़ने को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहा जाता है। 10th क्लास का क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और इसकी क्षमता क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो इसकी क्षमता होगी 5 डायोप्टर। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक f1 और f2 दो फोकस दूरी के दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी होगी। यानी कि f1 है और एक f2 फोकस दूरी है, दो पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में है, यानी कि कांटेक्ट में है। अब यहां पर पूछ रहा है कि संयुक्त लेंस की जो फोकस दूरी है, यानी इन दोनों को जब जोड़ दिया जाएगा तो इसका फोकस दूरी क्या बनेगा? बिल्कुल 19 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, f1 गुना f2 अपॉन f1 प्लस f2। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए ध्यान से आप लोग, एक द्वितीय उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि इसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो इसकी फोकस दूरी होगी। मतलब एक द्वितीय लेंस है जिसका वक्रता त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, दो उत्तल लेंस का, क्योंकि उसका दो होता है त्रिज्या, तो एक 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यदि उसके पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो जाएगा तो इसकी फोकस दूरी जो है वो क्या होगी? बिल्कुल इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 12 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। एक दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को आवश्यकता होगी उत्तल लेंस की, अवतल लेंस की, या फिर बेलनाकार लेंस की, या फिर समतलावत्तल लेंस की। समतलोत्तल भी लिखा हुआ रहता है। तो एक दीर्घ दृष्टि का मतलब क्या हुआ? दूर दिखाई देता है, नजदीक नहीं दिखाई देता है। समझिए बात को, यानी कि निकट दृष्टि दोष का मतलब हुआ, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ कि निकट दिखाई देता है, दूर दिखाई नहीं देता है। और दीर्घ दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि दूर दिखाई देता है, नजदीक नहीं दिखाई देता है। तो जब दीर्घ दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को कौन से लेंस की आवश्यकता होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर उत्तल लेंस हो जाएगा। जी हाँ, क्योंकि दीर्घ दृष्टि मतलब क्या होगा कि भाई दूर की वस्तु जो है इसको दिखाई देती है, नजदीक की नहीं। जब आपको नजदीक की वस्तु नहीं दिखाई देगी तो आपको उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। किसी दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप के अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता है। किसी दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप के जो अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस दूरबीन की आवर्धन क्षमता जो है वो क्या होगी? बिल्कुल 22 का जो राइट आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 10 सेंटीमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले एक बार ध्यान से पढ़िए। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी। 1.8 × 10⁻11 कूलम पर केजी इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। राइट आंसर 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जिसको हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? वो आवेश को मापा जाता है, विभवांतर को, या फिर धारा को, या फिर ऊर्जा को। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा किसे मापा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका एनर्जी यानी कि ऊर्जा हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा क्या मापा जाता है? ऊर्जा को मापा जाता है, यानी कि एनर्जी को मापा जाता है। अल्फा कण है, अल्फा कण क्या है? इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का परमाणु है, हीलियम का नाभिक है, या फिर हाइड्रोजन का नाभिक है। बिल्कुल 25 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हीलियम का नाभिक। तो अल्फा कण जो है वो क्या है? हीलियम का नाभिक। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपका 26। बीटा किरणें होती है तीव्रगामी, यानी कि बीटा किरणें होती है तीव्रगामी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, रेडियन। जैसे कि अल्फा कण क्या होती है? अभी हम लोगों ने देखा अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक होती है। अब वहीं पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बीटा किरणें जो है वो क्या होती है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, रेडियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, बीटा किरणें होती है तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? एक अल्फा किरणें हो गया, ठीक है, अल्फा किरणों के लिए, कैथोड किरणों के लिए, एक्स किरणों के लिए, या फिर गामा किरणों के लिए। तो निम्नलिखित में किसके लिए भेदन क्षमता जो है, भेदन क्षमता वो सबसे अधिक है? बिल्कुल 27 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, गामा किरणें के लिए। किसके लिए हो जाएगा? ऑप्शन डी, गामा किरणें के लिए। तो निम्नलिखित में से गामा किरणें के लिए भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से मूल कण निम्न में से कौन नहीं है? बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अल्फा कण। जी हाँ, अल्फा कण आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है आपका मूल कण नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 आपके स्क्रीन पर। नाभिकीय रिएक्टर में
नियंत्रक छड़ें यानी कि कंट्रोलर रोड्स बनी होती है किसकी, कैडमियम की, यूरेनियम की, ग्रेफाइट की या फिर प्लूटोनियम की। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें जो है वो किसकी बनी होती है? बिल्कुल 29 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा आपका कैडमियम की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है कैडमियम की। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 30। जब पीएन संधि डायोड अग्र अभिनीत होती है, में होता है, तब विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है, विभव प्राचीर की ऊंचाई बढ़ती है, या फिर अवक्षय पर्त की मोटाई बढ़ती है, या फिर अवक्षय पर्त की मोटाई अपरिवर्तित रहती है। तो जब पीएन संधि डायोड का अग्र अवनति, ठीक है, अग्र अभिनति पढ़ सकते हैं इसको आप लोग, तो अग्र अभिनति में होता है तब क्या होता है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका विभव प्राचीर की ऊंचाई घटती है। जब पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में होता है तब विभव प्राचीर की ऊंचाई जो है वो घटती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 31। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है? नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है? 1 2 3 4। 31 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपका हो जाएगा 2। जी हाँ 2, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 32। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पर इसकी चालकता बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी या फिर शून्य हो जाएगी। तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक है, इसमें आर्सेनिक की अगर थोड़ी सी मात्रा देंगे तो इसकी जो चालकता है वो क्या होगी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जब भी हम लोग सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक है और इसमें हम लोग आर्सेनिक की अगर थोड़ी सी भी मात्रा देंगे तो इसकी जो चालकता है वो बढ़ जाएगी। राइट आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक होते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल भी करवाया था, कल या परसों करवाया था। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेट 1 या सेट 2 में। अगर आप लोगों ने सेट 1 सेट 2 को नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। इस वीडियो को खत्म होने के बाद उसको जरूर देखिए। ये जितना भी सेट आपको करवाना सभी को कर लीजिए। आपका सेंटर एग्जाम में 100% सभी क्वेश्चन यही से लड़ने वाला है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे प्रश्न, अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं, तो जितना भी चीज आपको कराया जा रहा है दोस्तों सभी को कीजिए। प्लीज थोड़ा सा ही वीडियो को हम लोग छोटा से छोटा बनाने का कोशिश करते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से देखिए। सेट 1 सेट 2 सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन पे, प्लेलिस्ट पे सभी को जाके देखिए। ठीक है, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहक जो होता है वो इलेक्ट्रॉन भी होता है और विवर भी होता है। विवर क्या होता है? होल्स होता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर समझाया भी था कि मान लेते हैं यहाँ पर कोई होल्स है, तो होल्स जो रहेगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि भाई यहाँ खाली जगह है। जब यहाँ खाली जगह रहेगा तो कोई आने का कोशिश करेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो ये फिर खाली हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा? विद्युत चालक यानी कि जो धारा है वो प्रवाह होने लग जाएगा, यानी कि एक प्रकार का चलना शुरू हो जाएगा। तो पी प्रकार के अर्धचालक में जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन भी होता है और विवर भी होता है। 33 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बिल्कुल यहां पर, लेकिन ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। पी प्रकार के यहां पर देना चाहिए इनमें से दोनों, लेकिन नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहां पर जो आंसर लगाएंगे वो बी लगाएंगे। कभी कभी हो जाता है आंसर नहीं दे, तो यहां पर ज्यादा मेजोरिटी जो है वो बी का हो जाएगा, पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ इनमें से दोनों रहता तो आपको वही लगाना पड़ता। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइक्रोफोन द्वारा होता है विद्युत वोल्टता का ध्वनि तरंग में परिवर्तन, ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या फिर धारा में परिवर्तन, किसी वस्तु के आवर्धित चित्र की प्राप्ति, ध्वनि का दूर दूर तक सुनाई देना। तो माइक्रोफोन द्वारा क्या होता है? बिल्कुल 34 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ध्वनि दाब का विद्युत वोल्टता या धारा में परिवर्तन माइक्रोफोन द्वारा होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 35। मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। दो आवृत्तियों को अलग किया जा सकता है, वाहक से जानकारी अलग निकाली जाती है, ध्वनि आवृत्ति सिग्नल का प्रवर्धन किया जाता है। तो मॉड्यूलन जो वह युक्ति है वह जुगाड़ है जिससे हम लोग क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। तो मॉड्यूलन वह युक्ति है जिससे एक रेडियो वाहक आवृत्ति पर जानकारी अंकित होती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय क्षेत्र। एक स्थिर आवेश मतलब एक रुका हुआ चार्ज जो है वो क्या उत्पन्न करता है? सिर्फ विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, या फिर दोनों इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक यानी कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय दोनों, या फिर कोई क्षेत्र नहीं। तो दोस्तों 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, एक सिर्फ विद्युत क्षेत्र है। तो एक स्थिर आवेश जो है वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। वहीं पे अगर वो चलने लगे, वो आवेश यानी कि वो चार्ज जब चलने लगे तो फिर वो दोनों विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता जो है वो बढ़ेगी, घटेगी, स्थिर रहेगी या फिर शून्य होगी। यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या होगी? बिल्कुल दोस्तों 37 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बढ़ेगी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38।
किरचॉफ का 5 नियम यानी कि द्वितीय नियम, 5 नियम को क्या बोलते हैं हम लोग? द्वितीय नियम। तो किरचॉफ का 5 नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? आवेश, संवेग, ऊर्जा या फिर द्रव्यमान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल 38 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऊर्जा। तो किरचॉफ का 5 नियम द्वितीय नियम जो है वो किसके संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत पर। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 38 का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, बिल्कुल आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है, बहुत ही अच्छी बात है, बिल्कुल 39 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 0। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण होता है। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज लाइक कीजिए, एक एक लाइक से बहुत मोटिवेट मिलता है। आप लोग कंजूसी बिल्कुल ना करें प्लीज, मैं बार बार नहीं बोलता हूं, आपने जैसे देखा प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, पहली बार आए तो, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण रूप से आपकी तैयारी कराई जाती है। और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, आपके साथी लोग, आपके दोस्त लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बिल्कुल 40 का जो राइट आंसर होगा जो हो जाएगा 90 डिग्री। तो पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का जो कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 41, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल को कीटाणु रहित करने में उपयुक्त है अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण, पीला प्रकाश, माइक्रो तरंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल 41 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइक्रो तरंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, माइक्रो तरंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? बेलनाकार, लास्ट क्वेश्चन है ये, बेलनाकार लेंस का व्यवहार किस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किया जाता है? निकट दृष्टिता, दीर्घ दृष्टिता, एस्टिग्मेटिज्म या फिर जरा दीर्घ दृष्टिता। 42 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, एस्टिग्मेटिज्म। क्योंकि निकट दृष्टि और दीर्घ दृष्टि तो भाई आपका आ गया, अगर दीर्घ दृष्टि यानी दीर्घ दृष्टि का मतलब क्या हुआ? दूर दिखाई देता है, नजदीक नहीं दिखाई देता है। तो नजदीक नहीं दिखाई दे तो इसका मतलब हमको उत्तल लेंस चाहिए। वहीं पे अगर निकट दृष्टि का मतलब हुआ नजदीक दिखाई देता है, दूर नहीं दिखाई देता है। तो भाई अवतल लेंस का क्या काम है? वो जो है प्रतिबिंब को, एक प्रकार का दूर का वस्तु को नजदीक में दिखाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकट दृष्टि दोष के लिए हम लोग को उसका उपचार के लिए क्या चाहिए? अवतल लेंस चाहिए। और दीर्घ दृष्टि का उपचार के लिए क्या चाहिए? यहाँ पर हम लोग को उत्तल लेंस चाहिए। तो यहाँ पर भाई एक अजूबा नाम जो है वो एस्टिग्मेटिज्म ही है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन सी। कभी कभी आप ऐसे भी आंसर लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की सेट में हम लोगों ने क्वेश्चन, सेट नंबर कितना था? सेट नंबर 3 था। आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर रेड मार्क कर देता हूँ। सेट नंबर 3 था। सेट नंबर 3 में हम लोगों ने क्वेश्चन 42 कवर किया। उसी तरीके से सेट 2 में भी 42, सेट 1 में भी 42। अगर आप लोगों ने उन दोनों सेट को नहीं देखा जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाके सभी सब्जेक्ट का वीडियो मिलेगा, जरूर जाके देखिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वगैरह सब पढ़ाई जाती है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप बाद में ये वीडियो को देख रहे हैं तो सभी वीडियो जो पार्ट 3, 4, सेट 4, 5 आ गया होगा, आप जरूर जाके देख लीजिए। और दोस्तों अगर आप इसी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ाई जाती है। चलिए फिर आप लोग अच्छे से पढ़िए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।